एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए नोट्स जो 2 है वो लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो ये जो प्रिपरेशन है इसके लिए मैं पहले बुक्स को एनालाइज करती हूँ। उसके बाद जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसे मैं नोट डाउन करके अपनी कॉपी में रख लेती हूँ। उसके बाद फिर नोट्स से पढ़ने के बाद जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं ना, तो कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो वो सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो मेरे नोट्स बेशक थोड़े लेंदी होंगे लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नोट्स बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि जब मैं सीटेट का भी प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने कुछ ही चैप्टर के मैं नोट्स बना पाई थी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था उस समय। मैं उससे पहले किसी और फील्ड में थी। तो मैं बिल्कुल भी मेरा मतलब बेसिक से मेरा रिश्ता टूट गया था। जैसे कि बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद आज बेसिक वापस से पढ़ने को मिल रहा है फिर से। तो उधर मैं नेट की तैयारी में थी तो मैं बिल्कुल भी ये सब चीज़ देखती नहीं थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, इम्पॉर्टेंट है जो सामने है पहले उसको कर लिया जाए, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 नोट्स 2 बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमने पढ़ा था वहाँ तक कि मेहरगढ़ का किला। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिख के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो थे वो 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। 17वीं शताब्दी के दौरान जो सिख थे वो एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। देखिए, ये क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट लग रहा था मेरे ख्याल से कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, 1699 में की थी। उसके बाद 1718 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बंदा बहादुर नाम के कोई थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में खालसा पंथ जो खालसा था, खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाली सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बनाया। मतलब ये जो थे ना बंदा बहादुर, वो नहीं चाहते थे कि गुरु गोविंद सिंह को भुलाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले जो सिक्के थे वो गढ़ के आगे उनके शासन को बढ़ाया और सार्वभौम बनाया। नदियों सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र अपने प्रशासन की स्थापना की। इन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना कहाँ पे की थी? अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोलती हूँ वीडियो में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम आप ज़्यादा तेज़ पढ़ाते हैं, तो मैं धीरे पढ़ाऊँगी। ठीक है, इन्होंने अपने शासन की स्थापना की सतलुज और यमुना नदियों के बीच। जैसे कि आप देख सकते हैं, सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया था और बंदा बहादुर को 1716 में मार दिया गया था। यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, मैं लिख देती हूँ। 1716 में बंदा बहादुर जो इनका नेतृत्व कर रहा था खालसा पंथ का, उनको मार दिया गया था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों, सबसे पहले सिखों ने अपने आप को क्या चीज़ में, जत्थों में। उसके बाद ये आया था क्वेश्चन सीटेट में, इसीलिए मैं आपको रिकॉल एक बार करवा देती हूँ कि मे बी ये बीपीएससी में रिपीट कर दे। तो 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में, बाद में किसमें, मिसलों की संयुक्त सेना दल का गठन किया। इसे ही हम खालसा कहते हैं। उन दिनों दल खालसा वैसाखी और दिवाली के पर्वों को अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में भी सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। इन बैठकों में वे क्या करते थे, सामूहिक निर्णय लेते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, गुरमत्ता। गुरमत्ता किसे कहते तो आप बता देंगे, जहाँ पे सारे दल एक साथ मिल के बैठ के निर्णय लेते थे उन्हें गुरमत्ता कहा जाता था। और गुरमत्ता का मतलब होता था गुरु का प्रस्ताव, मतलब गुरु द्वारा जो हमें प्रस्ताव दिया गया है उनका प्रस्ताव। ठीक है, सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। सिखों ने कौन सी व्यवस्था स्थापित की थी, राखी व्यवस्था, भूलिएगा मत। राखी व्यवस्था सिखों ने स्थापित की थी। इस व्यवस्था के जरिए किसानों को उनकी उपज का 20% कर के रूप में बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। मतलब किसान अपने संरक्षण के बदले में 20% कर के रूप में किसको देते थे, जिसको राखी कहा जाता था, सिखों को देते थे। ठीक है, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था। शासन उनके भाग्य में है, ये भी कहा था कि राज करेगा खालसा, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपने सिक्के गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह 1765 में अपना यह महत्वपूर्ण सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिक्के इलाके में फैले हुए थे, यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें एक शासक महाराजा रंजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूह ने फिर एकता कायम करके 1799 में लाहौर में अपनी राजधानी बनाई थी। एक बार फिर इन्होंने अपना सत्ता कायम किया और 1799 में, कहा 1799 में लाहौर में, कहाँ पे, लाहौर में अपनी राजधानी कायम की। ठीक है, आगे देखते हैं।
मराठा समुदाय, मराठा भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। मराठा राज्य क्या था? एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था और मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। मराठा लोग बहुत चालाक थे, देखिए अभी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 में शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील पशुचारक कुणबी, पशुचारक को उस समय क्या कहा जाता था? कुणबी कहा जाता था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीटेट में आपको देखने को मिल सकते हैं। बीपीएससी का मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन सीटेट में जरूर देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए थे। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति एक परिवार के हाथ में थी, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा ने चलाया था। पेशवा उस समय के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गई। उस समय मराठा राज्य की राजधानी क्या थी? पुणे थी। पेशवाओं की देखरेख में एक अत्यंत सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर ना लेते हुए, मतलब जहाँ पे मुगलों के किलाबंद इलाके थे, जहाँ से व्यापार होता था, आयात निर्यात होता था, उन सब चीज़ों से, मतलब जो मेन मालिक है उससे टक्कर ना लेते हुए चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे जहाँ से व्यापार होता था, ठीक है। और मुगल सेना ऐसे मैदानी इलाकों से मुठभेड़ लेते थे जहाँ रसद पाने, मतलब राशन पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। मतलब ये क्या करते थे, मुगल सेना क्या करते थे, ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ करते थे जहाँ से आयात निर्यात को संभव बनाया जा सके। तो इसलिए ये मुगलों से, पेशवा जो थे वो मुगलों से पंगा लेते ही नहीं थे, चुपचाप अपना काम करते हुए निकल जाते थे और सोचते थे कि सीधा यहीं जाके अपना अधिकार जमाएंगे। आयात निर्यात पर ही अगर किसी का अधिकार हो जाए, व्यापार पर ही अगर किसी का अधिकार हो जाए तो मजा ले, घर का कोई व्यक्ति उसको कोई कुछ बोल सकता है? नहीं बोल सकता, ठीक है। 17वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिसके अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहाजी और जीजाबाई से हुआ था और माता उनकी जो थी वो दादा कोंडदेव के मार्गदर्शन से शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े थे और जाववाली के कब्जे में उन्हें मवाला पठारों का विवादित मुखिया बना दिया गया था। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामे विख्यात व्यक्ति बना दिया था। वे अपने विरोधियों के खिलाफ पराय गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। वे अपने विरोधियों के खिलाफ कौन से युद्ध का प्रयोग करते थे? गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे, ठीक है। चौथे और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ और स्नेह काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 में मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए थे। 1730 के दशक तक समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई थी और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया था। देखिए उस समय के कर को क्या कहा जाता था, ध्यान रखिएगा इसको, चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार मिल गया था। 1761 में पानीपत का तीसरी लड़ाई हुई थी, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। सिंधिया, गायकवाड़, भोसले जैसे मराठा सरदार थे और उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में इंदौर होलकर आश्रय में फलता फूलता रहा। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर और आगरा और सूरत के बीच धुरी पर ही संलग्न था। प्रमुख मराठा राज्य कार्यकर्ता कौन कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज जो 1630 से 1680 के बीच में थे, छत्रपति संभाजी महाराज जो 1681 से 1689 तक थे, छत्रपति राजाराम महाराज जो 1689 से 1700 तक थे, महारानी ताराबाई महिला बनी थी, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, महारानी ताराबाई 1700 से 1761, छह साहू महाराज 1682 से 1749, मजबूदार आरसी 2007 और द मुगल एम्पायर, इनका डिटेल नहीं दिया गया। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।